हेलो गाइज, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वह सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है बल्कि भारत की इकोनॉमी की बैकबोन है। सोचिए, जो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, जो पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं और जो सामान विदेश विदेश से आता है वो भारत तक कैसे पहुंचता है। दोस्तों, इसका सीधा कनेक्शन होता है बंदरगाह से। आज की क्लास में हम समझेंगे कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, मेजर और माइनर बंदरगाहों में क्या अंतर है, भारत के पूर्वी कोस्ट और पश्चिमी कोस्ट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं, और इसके साथ साथ ही हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो पोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। बंदरगाह, सबसे पहले बात करते हैं कि बंदरगाह क्या है। तो बंदरगाह वह स्थान है जहां जहाज रुकते हैं और माल छंडाया या उतारा जाता है। तो बंदरगाह वो स्थान होता है जहां पर जो जहाज होते हैं वो रुकते हैं और उसके बाद उसमें या तो माल को छंडाया जाता है या उसमें से माल को उतारा जाता है। तो समुद्री व्यापार जिसमें आयात या निर्यात होता है के लिए जो स्थान होता है उसी को क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं। तो समुद्री व्यापार के लिए जो स्थान होता है उसी को बंदरगाह कहते हैं, जहां से हम आयात करते हैं या निर्यात करते हैं। आयात का मतलब हम दूसरे देश से माल मंगाते हैं और निर्यात का मतलब हम दूसरे देश को माल बेचते हैं। तो बंदरगाह वह स्थान है जहां जहाज रुकते हैं और माल छंडाया और उतारा जाता है। अब बात की जाए भारत में बंदरगाहों के वर्गीकरण की, तो भारत में बंदरगाहों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है मेजर पोर्ट्स जिनको हम प्रमुख बंदरगाह बोलते हैं, और एक होता है माइनर पोर्ट्स या इंटरमीडिएट पोर्ट्स जिनको हम लघु या मध्यम बंदरगाह कहते हैं। तो जो प्रमुख बंदरगाह होते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। किसके अंदर होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, और ये कुल बंदरगाह 13 हैं। तो इस टाइम ये केंद्र सरकार के अधीन जो प्रमुख बंदरगाह है उनकी संख्या टोटल कितनी है? 13 है। उसके बाद जो लघु बंदरगाह जिनको हम माइनर पोर्ट्स बोलते हैं ये राज्य सरकार के अधीन होते हैं और इनकी संख्या लगभग 217 है। तो बंदरगाह को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं मेजर पोर्ट्स जिनको प्रमुख बंदरगाह बोलते हैं, जिनका संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, और ये टोटल 13 है। और जबकि जो माइनर पोर्ट्स जिनको हम लघु या मध्यम बंदरगाह बोलते हैं ये राज्य सरकार के अधीन आते हैं, इनका संचालन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और इनकी संख्या लगभग 217 है। अब बात की जाए पश्चिम तट पर जो बंदरगाह है, तो ये कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, जेएनपीटी बंदरगाह, मारमुगुआ बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, ये क्या है? ये भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह है जो मेजर बंदरगाह है उनमें से है। बात की दूसरे पूर्वी तट पर स्थित भारत के बंदरगाहों की बात की जाए तो पूर्वी तट पर हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये सारे के सारे किधर हैं? पूर्वी तट पर स्थित है। तो भारत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह स्थित हैं और कुछ पूर्वी तट पर बंदरगाह स्थित है। अब बात की जाए जो छोटे जो माइनर पोर्ट्स होते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा पोर्ट्स है, ये आपको अधिकतर याद रखना है। ये सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और ये अडानी का है। किसका है? इसको अडानी पोर्ट्स भी कहते हैं। तो मुद्रा पोर्ट सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह मुद्रा पोर्ट्स ही है। तो ये याद रखिए, मुद्रा पोर्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। ये माइनर पोर्ट्स हैं पीपी पावा, दाहेज, धोलेरा, गंगावरम और काकीनाडा, ये भी कुछ बंदरगाह हैं जिसमें से मुद्रा, पीपी पावा, दहेजा और धोलावीरा ये पश्चिमी तट पर है, जबकि गंगावरम और काकीनाडा कहाँ पर है? पूर्वी तट पर है। ये माइनर पोर्ट्स हैं, तो इनका जो संचालन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कि बंदरगाह होते कहाँ हैं। तो देखिए, जितने भी बंदरगाह बनेंगे वो कहाँ पर बनेंगे? समुद्र के किनारे पर बनेंगे। कहाँ पर बनेंगे? बंदरगाह जितने भी होंगे वो केवल समुद्र के किनारे पर होंगे। अगर ये बात कीजिए भारत का मैप है, तो भारत के मैप में अगर यहाँ से देखा जाए ये सारा का सारा किससे अड़ा हुआ है? समुद्र से अड़ा हुआ है। ये हिस्सा है पूरा का पूरा किससे अड़ा हुआ है? समुद्र से अड़ा हुआ है। तो भारत के जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पर हैं? इधर ही है। कहाँ पर है? इधर ही है। तो जहां पर पानी होगा वहां पर ही बंदरगाह होगा। आप बोलोगे सर यहाँ तो पंजाब के पास तो बंदरगाह है नहीं। भाई, पंजाब के पास में पानी थोड़ी है तो बंदरगाह होगा। तो बंदरगाह वहां पर होगा जहां पर क्या है? पानी है। तो ये पूरा भारत का मैप है। इधर की जगह अरब सागर बोलते हैं और इधर की पूर्व के तट पर क्या होता है? बंगाल की खाड़ी होती है।
तो जो पश्चिमी तट के जो बंदरगाह होते हैं वो अरब सागर में स्थित होते हैं, और जबकि जो पूर्वी तट के जो बंदरगाह होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं, बंगाल की खाड़ी में। और इसके नीचे की तट को होता है, इसको क्या बोला जाता है, जो नीचे का जो हिस्सा होता है इसको हिंद महासागर कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा भारत का मैप होता है, और इधर की तरफ क्या है, इसमें ये पानी है, क्या है, पानी है। तो सारे के सारे जो पोर्ट्स बंदरगाह होंगे वो कहाँ होंगे, इधर ही होंगे। कहाँ पर होंगे, इधर ही होंगे, इसी पानी के अंदर होंगे। यहाँ पर अरब सागर होता है, ये बंगाल की खाड़ी है, और नीचे यहाँ पर क्या है, हिंद महासागर है। तो भारत के पश्चिमी तट की ओर अरब सागर होता है, पूर्वी तट की ओर नीचे की साइड बंगाल खाड़ी होती है, और बिल्कुल नीचे की साइड जो होता है श्रीलंका के नीचे, वो उसको क्या बोलते हैं, अरब सागर कहते हैं। अब बात की जाए बंदरगाहों के प्रकार की, तो बंदरगाह कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक बंदरगाह हो गया, ज्वारीय बंदरगाह हो गया, कृत्रिम बंदरगाह हो गया। इस टाइप से बहुत बंदरगाह को कई भागों में बांटा गया है, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह मतलब होता है प्रकृति द्वारा निर्मित बंदरगाह। जो बंदरगाह प्रकृति द्वारा निर्मित होता है उसी को प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। समुद्र भूमि के भीतर गहराई तक प्रवेश करता है। तो इसमें क्या होता है, जो पानी होता है वो भूमि के अंदर कहाँ तक प्रवेश कर जाता है, गहराई तक प्रवेश कर जाता है। जैसे ये समुद्र है, ये पूरा का पूरा क्या है, समुद्र है। ये जमीन, ये भूमि के अंदर कहाँ तक प्रवेश कर गया, गहराई से गहराई तक ही अपने आप ऑटोमेटिकली प्रवेश कर गया। तो जब ऑटोमेटिकली प्रवेश कर जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। ये लहरों से सुरक्षित रहता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मुंबई पोर्ट्स हो गया, कोचीन पोर्ट्स हो गया, और विशाखापत्तनम पोर्ट हो गया, ये सारे के सारे प्राकृतिक पोर्ट्स हैं। मतलब प्राकृतिक पोर्ट्स का मतलब हो गया जो भगवान द्वारा रचित हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पोर्ट्स बोलते हैं। जो पहले से हमने उनको बनाया नहीं है, वो पहले से भगवान के द्वारा रचित हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पोर्ट्स। मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित जो बंदरगाह है उन्हीं को प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कृत्रिम बंदरगाह की। तो ये मानव द्वारा निर्मित बंदरगाहों को कृत्रिम बंदरगाह बोलते हैं, जिनको इंग्लिश में आर्टिफिशियल बोला जाता है। सुरक्षा के लिए एक ब्रेक वाटर दीवार बनाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जो कृत्रिम बंदरगाह होते हैं इसमें सुरक्षा के लिए क्या बना दी जाती है, एक दीवार बना दी जाती है। जैसे ये दीवार बना दी गई, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक वाटर। ये पानी को क्या कर देती है, तोड़ देती है बीच में से। देखिए ये पूरा का पूरा समुद्र है, इस बीच में क्या बना दी, यहाँ पे एक दीवार बना दी, तो ये क्या हो गया, ब्रेक वाटर हो गया। इसमें पानी को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो ये इस प्रकार के बंदरगाह क्या कहलाते हैं, कृत्रिम बंदरगाह कहलाते हैं। और ये दीवार लहरों से क्या करती है, सुरक्षा करती है। यहाँ पर दीवार बना दी, उसके बाद में सारे के सारे जहाज इधर आने लग जाएंगे। तो ये दीवार किससे सुरक्षा करती है, ये जो दीवार होती है ये किससे सुरक्षा करती है, लहरों से सुरक्षा करती है। तो कृत्रिम बंदरगाह मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह होते हैं। सरकार के लिए सुरक्षा के लिए एक ब्रेक वाटर या दीवार बनाई जाती है, और दीवार द्वारा लहरों की क्या होती है, सुरक्षा होती है। तो जैसे चेन्नई पोर्ट्स और पारादीप पोर्ट्स है, ये क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। मतलब ये मानव के द्वारा निर्मित बंदरगाह है। किसके द्वारा निर्मित बंदरगाह है, मानव के द्वारा निर्मित बंदरगाह है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं टाइडल पोर्ट्स। टाइडल का मतलब होता है ज्वार भाटा के साथ जल का स्तर बदलता है, उसी को टाइडल पोर्ट्स बोला जाता है। पानी ऊपर और नीचे होता रहता है। जो टाइडल पोर्ट्स होते हैं उसमें जो पानी क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। कभी पानी ऊपर जाएगा उसको हाई टाइड बोलते हैं, और जब पानी नीचे जाता है तो उसको लो टाइड बोलते हैं। और इस प्रकार का बंदरगाह कौन सा है, कांडला बंदरगाह। तो पानी के ऊपर नीचे होने वाला बंदरगाह कांडला बंदरगाह होता है, और वो टाइडल पोर्ट्स बोलते हैं। और इस प्रकार का बंदरगाह कौन सा है, कांडला बंदरगाह। क्या है, कांडला बंदरगाह, जिसको टाइडल पोर्ट्स या मतलब जिसको ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नदी बंदरगाह। तो नदी के किनारे जो स्थित बंदरगाह होता है उसको नदी बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब जैसे जैसे यहाँ ये नदी जा रही है, अब इस नदी के किनारे आपने क्या बना दिया, एक पोर्ट्स बना दिया, बंदरगाह बना दिया, तो इसी को क्या बोलेंगे, नदी बंदरगाह कहते हैं। तो ये बंदरगाह समुद्र में नहीं बल्कि नदी पर बने होते हैं। जैसे कोलकाता वाला जो बंदरगाह है उसको क्या बोला जाता है, नदी बंदरगाह कहते हैं। तो नदी बंदरगाह, रिवराइन पोर्ट्स का मतलब नदी के किनारे जो स्थित बंदरगाह होते हैं वो नदी बंदरगाह होते हैं। ये समुद्र में नहीं बल्कि नदी पर बना होता है। और जैसे कोलकाता का जो बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है, नदी बंदरगाह है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सर्व मौसम बंदरगाह, मतलब ऑल वेदर पोर्ट्स। तो हर मौसम में जो कार्य करने वाला बंदरगाह होता है
उसको ऑल वेदर पोर्ट्स कहते हैं। ये बारिश, तूफान, गर्मी सारे मौसमों में काम करता है, हर स्थिति में ये काम करता है। तो ऐसा पोर्ट्स है वो कौन सा है? न्यू मंगलोर। कौन सा है? न्यू मंगलोर पोर्ट्स है वो ऑल वेदर पोर्ट्स है। कैसा पोर्ट्स है? ऑल वेदर पोर्ट्स है। वो हम हर समय कार्य करता रहता है, चाहे बारिश हो, तूफान हो या गर्मी हो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कॉर्पोरेट पोर्ट्स। कौन से पोर्ट्स की? कॉर्पोरेट पोर्ट्स। तो जो पोर्ट्स एक कंपनी के रूप में संचालित होते हैं उनको कॉर्पोरेट पोर्ट्स बोलते हैं। सरकार के बजाय एक कंपनी द्वारा क्या होता है? इसका प्रबंधन होता है। तो जो कॉर्पोरेट पोर्ट्स होते हैं उनका जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट, वो सरकार के द्वारा नहीं बल्कि एक कंपनी के द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट पोर्ट संचालित होते हैं, व्यावसायिक तरीके से संचालित होते हैं, इनकी दक्षता अधिक होती है। और इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो जो एन्नोर पोर्ट या जिसको हम कामराजार पोर्ट्स भी बोलते हैं, ये किस प्रकार का पोर्ट्स है? कॉर्पोरेट पोर्ट्स है। कौन सा है? ये एक कॉर्पोरेट पोर्ट है, मतलब ये किस प्रकार का पोर्ट्स है? प्राइवेट पोर्ट्स है। तो जो एन्नोर पोर्ट्स है वो एक प्राइवेट पोर्ट्स है क्योंकि वो कंपनी के द्वारा संचालित होता है। इसके अंदर सरकार की बजाय एक कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है? मैनेजमेंट किया जाता है। तो याद रखिए, जो 13 बंदरगाह है उनमें से एक ही बंदरगाह है कॉर्पोरेट पोर्ट्स वाला, जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा संचालित होता है, और उसका नाम एन्नोर पोर्ट्स या उसको कामराजार पोर्ट्स भी कहते हैं। अभी तक हमने पूरे पोर्ट्स के बारे में पूरा अच्छे से उनको जाना कि कौन सा, कितने टाइप के पोर्ट्स होते हैं, का कृत्रिम पोर्ट्स किसको बोलते हैं, प्राइवेट पोर्ट्स किसको बोलते हैं, प्राकृतिक पोर्ट्स किसको बोलते हैं, नदी पोर्ट्स किसको बोलते हैं। तो अब हम एक एक करके पूरे पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से पोर्ट्स हैं, किस पोर्ट्स का क्या महत्व है। तो पश्चिमी तट के अंदर अगर हम पोर्ट्स की बात की जाए तो पश्चिमी तट पर एक कांडला पोर्ट्स है जिसको हम दीनदयाल पोर्ट्स बोलते हैं, गुजरात के अंदर है। उसके बाद मुंबई में मुंबई पोर्ट्स है। मुंबई के अंदर ही एक JNPT पोर्ट्स है जिसको नावा सवा भी बोलते हैं। मुंबई के अंदर ही एक मुंबई नहीं, गोवा के अंदर एक मारमुआ पोर्ट्स है। न्यू मंगलोर के अंदर भी, कर्नाटक के अंदर न्यू मंगलोर पोर्ट्स है। केरल के अंदर कोचिन पोर्ट्स है। ये सारे के सारे पोर्ट्स कहाँ पर हैं? पश्चिमी तट पर है। इनका सीक्वेंस याद रखिए, सबसे ऊपर कांडला, फिर मुंबई, फिर JNPT, उसके बाद मारमगुआ, उसके बाद में न्यू मंगलोर और उसके बाद में कोचीन। उसके बाद में क्या है? कोचीन है। तो ये याद रखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर JNPT के बाद में यहाँ पर एक मारमगुआ भी होता है। क्या होता है? मारमगुआ पोर्ट्स भी होता है। तो उत्तर से दक्षिण का अगर पश्चिमी तट के पोर्ट्स की बात की जाए तो सबसे ऊपर कांडला पोर्ट आता है, फिर मुंबई पोर्ट्स, फिर JNPT पोर्ट्स, फिर मुरमुगुआ पोर्ट्स, फिर न्यू मंगलोर पोर्ट्स और उसके बाद में कोचीन पोर्ट्स। तो सबसे पहले ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है? भारत का मैप है। तो इधर पश्चिमी तट पर ये सारे के सारे क्या है? पोर्ट्स हैं। इनको क्या बोला जाता है? पश्चिमी तट के पोर्ट्स कहा जाता है। और बात की जाए पूर्वी तट की तो ये सारे के सारे पूर्वी तट के पोर्ट्स हैं, जिसके अंदर अगर हम सीक्वेंस की बात की जाए दक्षिण से उत्तर की ओर तो सबसे नीचे तूतीकोरिन होता है, उसके बाद चेन्नई है, फिर उसके ऊपर एन्नोर है, फिर विशाखापट्टनम है, फिर पारादीप है, फिर हल्दिया है और उसके बाद में कौन सा है? कोलकाता है। ये पूर्वी तट पर स्थित पोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांडला पोर्ट्स की। किस पोर्ट्स की बात करते हैं? कांडला पोर्ट्स की बात करते हैं। तो कांडला पोर्ट्स, जिसको हम कांडला बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं, तो जो कांडला पोर्ट्स है उसको हम कांडला बंदरगाह या उसको दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। अगर इसके स्थान की बात की जाए तो ये गुजरात में कच्छ जगह पर है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 1950 में स्थापित किया गया था और उसके बाद 2017 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह। क्या कर दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह। पहले इसका नाम कांगड़ा बंदरगाह था, कांडला बंदरगाह था, लेकिन बाद में 2017 में इसका नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया। ये एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह मतलब होता है पानी का उतार चढ़ाव होता रहता है इस बंदरगाह के पास, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। कराची के विकल्प के रूप में इसको विकसित किया गया। ये भारत के प्रमुख और व्यस्तम बंदरगाहों में से एक है। तो ये भारत के प्रमुख और व्यस्तम बंदरगाहों में से एक है। व्यापार की बात की जाए तो कांडला बंदरगाह से नमक का व्यापार होता है, पेट्रोलियम का और उर्वरक का और खाद्यान्न का। इनका सारे का व्यापार कहाँ से होता है? कांडला बंदरगाह से ही होता है। अगर बात की जाए विशेषता की तो ये भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। क्या है? भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र, मतलब फ्री ट्रेड
एरिया वाला ये क्या है, बंदरगाह है। तो जो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, 1950 में इसको स्थापित किया गया। 2017 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया। ये एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है, मतलब इसमें जो पानी का उतार चढ़ाव होता रहता है। मैंने आपको बताया था कि ज्वारीय बंदरगाह किसे कहते हैं। कराची के विकल्प के रूप में इसको विकसित किया गया। भारत के प्रमुख और व्यस्तम बंदरगाहों में से क्या है, ये एक है। अगर व्यापार की बात की जाए तो यहाँ से नमक का, पेट्रोल का, उर्वरक का और खाद्यान्न का व्यापार होता है, और ये भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो इसमें याद रखने की, आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर है और इसका नया नाम क्या है। ये दो चीजें याद रखनी है, और याद रखना है कि ये भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो अब बात करें फ्री ट्रेड जोन का मतलब क्या होता है। तो भारत का फ्री ट्रेड जोन है, जो कांडला पोर्ट्स को फ्री ट्रेड जोन कहा जाता है। इसका मतलब है यहाँ सामान पर कम या कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। तो जो कांडला पोर्ट है उसको क्या बोला जाता है, भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र बोला जाता है। मतलब यहाँ पर जो सामान आता है उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, या बहुत कम लगती है, सामान पर कम या न के बराबर होती है, या कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। यहाँ पर स्टोरेज होता है, प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद में री एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो आज इसे कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है। तो जो कांडला पोर्ट, जिसको अभी दीनदयाल पोर्ट्स कहा जाता है, 2017 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, इसे आज कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में KASEZ कहा जाता है। तो ये क्या है, मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है, ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी हमने कांडला पोर्ट्स के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं मुंबई पोर्ट्स की। किसकी बात करते हैं, मुंबई बंदरगाह की बात करते हैं। तो मुंबई बंदरगाह, इसका स्थान की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है ये जो मुंबई बंदरगाह, ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, अरब सागर के तट पर। इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। और ये कैसा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। मतलब ये भगवान के द्वारा बनाया गया बंदरगाह है, ये किसी व्यक्ति मैनमेड के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक बंदरगाह बोला जाता है। अगर महत्व की बात की जाए तो भारत का सबसे पुराना प्रमुख बंदरगाह है, प्राकृतिक रूप से संरक्षित है। व्यापार की बात की जाए तो यहाँ से पेट्रोल का, कपड़ा का, मशीनरी और रसायनों का व्यापार होता है। और विशेषता की बात की जाए तो भारत का प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। तो जो मुंबई बंदरगाह है वो भारत का प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भारत का व्यस्त बंदरगाह भी है। कैसा है, ये बहुत ही व्यस्त बंदरगाह है। जो हमारा मुंबई पोर्ट से, इसको भारत का व्यस्त बंदरगाह भी कहा जाता है। तो यहाँ से पेट्रोल, कपड़ा, जिसके अंदर सूचीबद्ध बहुत एक्सपोर्ट होते हैं, और मशीनरी और रसायन, ये याद रखिए, जिसमें कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो मुंबई पोर्ट्स ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, अरब सागर तट पर है। इसकी स्थापना 1873 में की गई। ये एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भारत का सबसे पुराना प्रमुख बंदरगाह है और प्राकृतिक रूप से संरक्षित है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं JNPT बंदरगाह। किसकी बात करते हैं, JNPT बंदरगाह, जिसको नावा सेवा बंदरगाह भी बोला जाता है। तो JNPT बंदरगाह ये नवी मुंबई में स्थित है, जिसको नावा सेवा भी बोला जाता है, और महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर एक नवी मुंबई जगह है, वहां पर JNPT पोर्ट्स है, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स भी बोला जाता है। तो जो JNPT पोर्ट्स है उसकी फुल फॉर्म होती है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स। तो जो JNPT पोर्ट है ये नवी मुंबई में है, इसको नावा सेवा भी बोला जाता है। इसकी स्थापना 1989 में हुई। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह का मतलब होता है इसको मानव के द्वारा निर्मित किया गया। किसके द्वारा निर्मित किया गया है, मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट्स है। तो जो JNPT पोर्ट्स है ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट्स है, ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा जो कंटेनर पोर्ट्स है वो कौन सा है, JNPT पोर्ट्स है। मुंबई पोर्ट्स का भार कम करने के लिए इसको निर्मित किया गया। तो इसके बगल में क्या था, मुंबई पोर्ट्स था, तो इसके ऊपर में यहाँ पे मुंबई पोर्ट्स था। उसी के भार को कम करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही व्यस्त बंदरगाह हो गया था, बहुत व्यस्त हो गया, उस पर बहुत जहाजें आती थी, तो उसी के भार को कम करने के लिए उसी के साइड में JNPT पोर्ट्स बनाया गया था। ये कृत्रिम रूप से बनाया गया बंदरगाह है, और ये मुंबई पोर्ट्स के भार को कम करने के लिए निर्मित किया गया था। तो यहाँ पर अगर व्यापार की बात की जाए तो कंटेनर, मशीनरी, कपड़ा और रसायन का व्यापार यहाँ से होता है, और ये भारत का नंबर 1 कंटेनर पोर्ट्स है।
तो जो जेएनपीटी पोर्ट्स है ये भारत का नंबर 1 कंटेनर पोर्ट्स है। तो भारत का नंबर 1 कंटेनर पोर्ट्स की बात की जाए तो ये जेएनपीटी पोर्ट्स है और ये मुंबई पोर्ट्स का भार कम करने के लिए बनाया गया था। अब हम बात करते हैं मुर्मुगांव बंदरगाह की। ये जो बंदरगाह है ये गोवा में कहाँ पर स्थित है? जो ये मुर्मुगांव बंदरगाह है ये गोवा के अंदर स्थित है और ये अरब सागर तट में। किस तट में? क्योंकि इधर की साइड जितने भी बंदरगाह होंगे वो सारे अरब सागर के तट में होंगे और इधर की साइड के होंगे वो किस में होंगे? बंगाल खाड़ी में। तो ये किस में है? अरब सागर तट में है। स्थापित कब किया गया ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1885 में। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब पहले से बना बनाया बंदरगाह है, इसको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। महत्व की बात की जाए तो लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रमुख केंद्र है। ये याद रखिए, लौह अयस्क के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। लौह अयस्क के निर्यात के लिए मुख्य रूप से जो है वो मुर्मुगांव बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? मुर्मुगांव बंदरगाह लौह अयस्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लौह अयस्क का जो निर्यात होता है उसके लिए ये प्रमुख केंद्र है। तो व्यापार यहाँ पे लौह अयस्क, कोयला और पेट्रोलियम का होता है, जिसमें लौह अयस्क आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विशेष ये भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात केंद्र है। कौन सा है? इंडिया मेजर आयरन ओर एक्सपोर्ट हब। तो ये जो लौह अयस्क का है उसका प्रमुख निर्यात केंद्र मुर्मुगांव बंदरगाह है। ये आपको याद रखना है। मुर्मुगांव बंदरगाह ये गोवा में स्थित है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है और ये लौह अयस्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं मुर्मुगांव बंदरगाह के बाद में न्यू मंगलोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? न्यू मंगलोर बंदरगाह। तो जो न्यू मंगलोर बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? तो जो न्यू मंगलोर बंदरगाह है ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ये भी अरब सागर तट में ही है। और ये कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है, अर्थात इसको मानव के द्वारा बनाया गया है। अगर महत्व की बात की जाए तो कर्नाटक का प्रमुख बंदरगाह है। तो जो न्यू मंगलोर बंदरगाह है वो कर्नाटक का प्रमुख बंदरगाह है और यहाँ से भी लौह अयस्क का निर्यात होता है। तो लौह अयस्क का निर्यात गोवा के जो बंदरगाह है मुर्मुगांव बंदरगाह वो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वहीं से होता है। लेकिन न्यू मंगलोर से भी लौह अयस्क का निर्यात होता है। तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है, ये कर्नाटक का प्रमुख बंदरगाह है। जो न्यू मंगलोर बंदरगाह है ये कर्नाटक के अंदर स्थित है और ये एक कृत्रिम बंदरगाह है और यहाँ से भी लौह अयस्क का क्या होता है? निर्यात होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कोचीन बंदरगाह की। कौन से बंदरगाह की बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कोचीन बंदरगाह की। तो सबसे नीचे है वो कौन सा बंदरगाह है? कोचीन बंदरगाह। तो जो कोचीन बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। किसमें याद स्थित है? केरल राज्य में स्थित है और ये भी अरब सागर तट के अंदर ही है। और इसकी स्थापना 1928 में इसकी स्थापना हुई। ये भी एक क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। जो कोचीन बंदरगाह है वो भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भी केरल में अरब सागर तट में स्थित है। अगर महत्वपूर्ण बात की जाए तो ये दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह है। तो दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह कोचीन बंदरगाह को कहा जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बंदरगाह है? कोचीन बंदरगाह है। यहाँ से किस किस चीज का व्यापार होता है? मसालों का, चाय का, कॉफी का और पेट्रोलियम का। तो जो कोचीन बंदरगाह जो केरल में है ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, अरब सागर तट में स्थित है और यहाँ से अगर व्यापार की बात की जाए तो यहाँ मुख्य रूप से मसाले, चाय, कॉफी और पेट्रोलियम का क्या होता है? व्यापार होता है। विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पे बल्लारपदम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल भी है। तो जो कोचीन, केरल का जो कोचीन पोर्ट है, बंदरगाह है, यहीं पर बल्लारपदम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। अब आईसीटीसी का मतलब क्या होता है इसका? तो इसका मतलब समझते हैं। तो आईसीटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। आईसीटीटी का फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जहां कंटेनर एक जहाज से दूसरे जहाज में क्या किए जाते हैं? स्थानांतरित किया जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कोई बड़ा जहाज है जिसको मदरशिप बोलेंगे। इससे क्या होता है, छोटे जहाजों में कंटेनर को क्या किया जाता है? शिफ्ट किया जाता है। तो बड़े जहाज में जो कंटेनर होते हैं उनको कहाँ पे रखा जाता है? छोटे जहाज में रखता है। तो ये ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। और जो बड़ा जहाज होता है उसको मात्र जहाज बोलते हैं और जो छोटा जहाज होता है उसको फीडर शिप या फीडर जहाज बोला जाता है। तो बड़े जहाज, मात्र जहाज यहाँ पे आता है।
कोचीन एयरपोर्ट पर। उसके बाद में इसमें से कंटेनर उतारे जाते हैं और ये कंटेनर होते हैं वो छोटे जहाज़ों में क्या किए जाते हैं, स्थानांतरित किए जाते हैं और फिर विभिन्न देशों और बंदरगाहों पर पहुंचता है। तो जो कोचीन एयरपोर्ट है वो ICTT के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बड़े बड़े बंदरगाह वो पोर्ट्स आते हैं, जहाज आते हैं, उन जहाज़ों से जो कंटेनर होता है उनको छोटे जहाज़ों में डाला जाता है और वहाँ से फिर उनको विभिन्न देशों या बंदरगाहों पर पहुँचाया जाता है। तो कोचीन के अंदर जो बल्लारपदम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिप टर्मिनल वाली इसमें क्या है, फैसिलिटी है। मतलब इसके अंदर एक बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में क्या किया, बड़े जहाज से छोटे जहाज़ों में कंटेनर को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है और उसके बाद छोटे जहाज़ों को विभिन्न देशों या बंदरगाहों पे पहुंचाया जाता है। तो ये किसकी है, कोचीन एयरपोर्ट के बारे में है, जो कहाँ पे स्थित है, केरल में। अब एक इस एयरपोर्ट के बारे में भी आपको याद रखना है, ये भारत के जो 13 एयरपोर्ट है उसके अंदर ये नहीं आता है। विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है, ये जो भारत के मुख्य 13 एयरपोर्ट है वो 13 पोर्ट है उसके अंदर नहीं आता है। एयरपोर्ट नहीं, सॉरी, पोर्ट। तो जो विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है ये जो भारत के मुख्य 13 बंदरगाह हैं उसके अंदर नहीं आता, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है, एग्जाम में। तो जो विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है ये केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम के पास है। इसकी स्थापना मतलब ये निर्माणाधीन है, अभी इसका कार्य चल रहा है, हाल ही में परियोजना के तहत इसको बनाया जा रहा है। ये गहरे पानी वाला बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, ये गहरे पानी वाला बंदरगाह है और ये भारत का महत्वपूर्ण ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। और ये क्या है, जो विजिंजम जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है ये भारत का महत्वपूर्ण ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है और ये अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों के लिए उपयुक्त है और इसको क्या किया जाता है, बहुत गहरा बनाया जा रहा है। और जो विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है ये केरल के अंदर ही है, तिरुवनंतपुरम के पास में है। इसको बहुत ही गहरा बनाया जा रहा है, इसका भी निर्माणाधीन चल रहा है। इसके अंदर भी क्या होगी, ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी होगी, मतलब बड़ा कंटेनर यहाँ पे आएगा, उसके बाद में छोटे छोटे जो जहाज होते हैं उसके अंदर क्या डाल दिया जाएगा, बड़े जहाज के जो कंटेनर है उनको छोटे जहाज़ों में डाल दिया जाएगा। तो ये भी एक तरह का किस यूज के लिए लिया जाएगा, ट्रांसशिपमेंट का लिए। लेकिन ये याद रखिए, ये विजिंजम एयर जो पोर्ट बंदरगाह है इसके बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है और ये बहुत गहरे पानी में इसको बनाया जा रहा है। इसको बहुत गहरे पानी में बनाया जा रहा है क्योंकि उसके बाद इस पर बड़ी जहाज़ें आएंगी, उस बड़ी जहाज़ों के अंदर जो कंटेनर होंगे उनको छोटे जहाज़ों के में डाल दिया जाएगा उन कंटेनर को। तो ये याद रखिए, विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। अभी तक हमने पश्चिम तट के जितने भी बंदरगाह थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। तो पूर्वी तट में सबसे पहले बात करते हैं नीचे नीचे, तो कौन सा है, तूतीकोरिन। कौन सा है, तूतीकोरिन। तो सबसे पहले बात करेंगे तूतीकोरिन बंदरगाह की। तो जो तूतीकोरिन बंदरगाह है उसको बीओ चिदंबरम बंदरगाह भी बोलते हैं। तो जो तूतीकोरिन बंदरगाह है उसको बीओ चिदंबरम बंदरगाह भी कहते हैं, ये याद रखिए, BOC, या इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह है उसको BOC बंदरगाह या बीओ चिदंबरम बंदरगाह कहते हैं। और ये जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये तमिलनाडु में स्थित है और कहाँ पर स्थित है, बंगाल खाड़ी में। देखिए, पूर्व के जितने भी बंदरगाह होंगे सारे के सारे बंगाल की खाड़ी में स्थित होंगे और जो पश्चिम के जितने भी बंदरगाह होंगे सारे के सारे अरब सागर में स्थित होंगे। तो ये किस में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। 1974 में इसको बनाया गया। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह जिसको BOC बंदरगाह भी कहते हैं, ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये दक्षिण भारत का प्रमुख बंदरगाह है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ये भी एक क्या होता है, महत्वपूर्ण केंद्र है। व्यापार की बात की जाए तो यहाँ से कोयला, उर्वरक, नमक और कंटेनर, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है महत्व की, ये इतना नहीं पूछा जाता है। बस इतना याद रखिए, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये कृत्रिम बंदरगाह है। इसको BOC बंदरगाह या चिदंबरम बंदरगाह भी कहते हैं। तो ये इसका याद रखना है क्योंकि इसका नाम बदला गया है। अभी इसका जो तूतीकोरिन बंदरगाह है उसका नाम क्या बदला गया, उसका नाम क्या था, बीओ चिदंबरम बंदरगाह। तो जो तूतीकोरिन बंदरगाह है उसका नाम क्या है, बीओ चिदंबरम बंदरगाह। ये दोनों नाम याद रखिए, ये पूछे जाते हैं। तूतीकोरिन के बाद दूसरे पोर्ट की जो चेन्नई पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट। तो जो चेन्नई पोर्ट है ये हमारे तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में किस में स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में। जो चेन्नई पोर्ट है वो तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये 1881 में बनाया गया। ये डेट याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। प्रकार की बात की जाए तो ये भी एक
कृत्रिम बंदरगाह है। अगर महत्व की बात की जाए तो भारत का दूसरा सबसे पुराना बंदरगाह जो पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह है। तो दूसरा भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है वो चेन्नई बंदरगाह है। और अगर सबसे पुराना पहले बात की जाए तो कौन सा है, कोलकाता है। तो दूसरा सबसे पुराना बंदरगाह जो पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह है वो चेन्नई बंदरगाह है। अगर व्यापार की बात की जाए तो यहाँ से कोयला, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल्स और मशीनरी का व्यापार होता है। और इसकी आपको एक ही विशेषता याद रखनी है, किस प्रकार का है, कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब ये मानव निर्मित बंदरगाह है। तो जो चेन्नई एयरपोर्ट है, जो चेन्नई पोर्ट है, सॉरी एयरपोर्ट नहीं, चेन्नई जो पोर्ट है, बंदरगाह है, ये तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। और ये भारत का दूसरा सबसे पुराना बंदरगाह है। तो भारत का दूसरा सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, जो ये चेन्नई बंदरगाह है, ये भारत का दूसरा सबसे पुराना बंदरगाह है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एन्नोर बंदरगाह की। किसकी बात करते हैं, एन्नोर पोर्ट की बात करेंगे। ये चेन्नई से ऊपर की तरफ स्थित होता है एन्नोर पोर्ट। तो एन्नोर पोर्ट की बात करते हैं तो एन्नोर पोर्ट, इसको हम कामराजार पोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कामराजार पोर्ट भी बोलते हैं। ये भी तमिलनाडु में चेन्नई के पास स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। ये 2001 में बनाया गया था। ये भी किस प्रकार का बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। तो जो तमिलनाडु के अंदर चेन्नई पोर्ट है और एन्नोर पोर्ट जिसको हम कामराजार पोर्ट बोलते हैं, दोनों ही कृत्रिम बंदरगाह है। ये भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह है, मतलब इसको प्राइवेट कंपनी के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। तो ये भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह। जो भारत के 13 बंदरगाह है ना, उसमें से 12 तो सरकार के हैं। ये जो है ये 13वां बंदरगाह है जो एन्नोर पोर्ट है, ये किसका है, प्राइवेट कंपनी के द्वारा इसको चलाया जाता है। और इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि चेन्नई पोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा भार हो गया था और उसी भार को कम करने के लिए एन्नोर पोर्ट को बनाया गया था। व्यापार की बात की जाए तो यहाँ पे से भी सेम के कोयला, पेट्रोलियम, एलएनजी, ऑटोमोबाइल्स का होता है। इसमें याद रखने की एक ही बात है, एन्नोर पोर्ट को कामराजार पोर्ट भी कहते हैं। और ये कंपनी मॉडल पोर्ट है। कौन सा, ये कंपनी के द्वारा चलाया जाता है, ये कंपनी मॉडल पोर्ट है। और ये चेन्नई पोर्ट के जो भार को कम करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एन्नोर पोर्ट के बाद में विशाखापत्तनम पोर्ट। किसकी बात करते हैं, विशाखापत्तनम पोर्ट की। तो जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, देखिए जो पूरा का पूरा ये आंध्र प्रदेश है। इस आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है, विशाखापत्तनम पोर्ट है। तो जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है और ये भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अभी इससे पहले हमने एन्नोर बंदरगाह जिसको कामराजार बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह है, दोनों को दोनों कृत्रिम बंदरगाह थे। लेकिन जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये किस प्रकार का है, प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। यहाँ से भी लोएस्ट कोयला, पेट्रोलियम और उर्वरक का व्यापार होता है। इसमें एक ही चीज याद रखनी है, गहरा, सबसे गहरा जो बंदरगाह है प्राकृतिक बंदरगाह वो विशाखापट्टनम बंदरगाह ही है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह के बाद में पारादीप बंदरगाह। कौन से बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। तो जो पारादीप बंदरगाह है ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये पारादीप बंदरगाह है, ये उड़ीसा के अंदर स्थित है और ये भी बंगाल की खाड़ी में ही है। इसकी स्थापना 1966 में हुई। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसका महत्व की बात की जाए तो पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह, खनिज निर्यात का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और ये खनिज निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इससे भी लोएस्ट कोयला, उर्वरक और पेट्रोलियम का व्यापार होता है। विशेष रूप से बल्क कार्गो बंदरगाह, मतलब खनिज व्यापार के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। तो ये एक प्रकार का बल्क कार्गो बंदरगाह है और खनिज के व्यापार के लिए ये पारादीप बंदरगाह ये बहुत ही फेमस है। यहाँ से ज़्यादातर खनिज का व्यापार होता है, इसलिए इसको याद रखिए। जो पारादीप बंदरगाह है यहाँ से अधिकतर किसका व्यापार होता है, खनिज के लिए ये फेमस है। यहाँ से अधिकतर खनिज का व्यापार होता है। तो पारादीप बंदरगाह में आपको ये याद रखना है। और ये कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पारादीप के बाद में हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। देखिए हल्दिया बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह ये दोनों ही बंदरगाह हैं, दोनों ही पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दोनों के दोनों पश्चिम बंगाल के अंदर ही स्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता पोर्ट की।
तो देखिए हल्दिया बंदरगाह और वो दोनों बंदरगाह हैं, लेकिन हम सबसे पहले कोलकाता पोर्ट की बात करेंगे, उसके बाद हल्दिया बंदरगाह की बात करेंगे। जो हल्दिया बंदरगाह है वो कोलकाता पोर्ट से नीचे है, लेकिन सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, कोलकाता पोर्ट की। तो कोलकाता पोर्ट कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, और ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर है। किस पर स्थित है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर हुगली नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1870 में हुई। ये एक नदीय बंदरगाह है, ये याद रखिए, क्योंकि ये नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है, जो कोलकाता है, कोलकाता पोर्ट है, ये किस पर स्थित है, ये जो नदी आ रही है ना, ये हुगली नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है, हुगली नदी पर स्थित है। ये जो नदी है हुगली नदी, इस हुगली नदी पर ये स्थित है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नदीय बंदरगाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नदीय बंदरगाह बोला जाता है। और ये भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। जो कोलकाता पोर्ट है ये भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। ये पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह है। व्यापार की बात की जाए तो जूट, चाय, कोयला, मशीनरी का यहाँ से व्यापार होता है। विशेषता की बात करें तो ये कोलकाता हल्दिया पोर्ट सिस्टम है। क्या है, ये कोलकाता हल्दिया पोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे कोलकाता के अंदर ये कोलकाता पोर्ट पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो हुगली नदी के तट पर क्या है, कोलकाता पोर्ट बना हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हल्दिया की। किसकी बात करते हैं, हल्दिया पोर्ट की। तो जो हल्दिया बंदरगाह है ये भी पश्चिम बंगाल के अंदर है। जो कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह दोनों ही पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। और अगर इसकी स्थान की बात की जाए हल्दिया बंदरगाह की, तो ये हुगली नदी पर है। किस पर स्थित है, ये भी हुगली नदी पर स्थित है। जो हल्दिया बंदरगाह है ये भी हुगली नदी पर है, और जो कोलकाता बंदरगाह है वो भी हुगली नदी पर है। लेकिन जो हल्दिया बंदरगाह है ये हुगली नदी के कहाँ पर है, मुहाने पर है। ये बिल्कुल यहाँ पे समुद्र, यहाँ से क्या है, यहाँ से समुद्र घुसता है। देखिए यहाँ से क्या होता है, समुद्र की लहरें अंदर जाती हैं। तो जहाँ से समुद्र की लहरें अंदर जाती है तो ये वहीं पर ही है, ये बिल्कुल नदी पर नहीं है। यहाँ पे क्या, समुद्र की लहरें यहाँ पे अंदर जाती हैं, तो मतलब ये समुद्र से टचा हुआ है। ये हल्दिया बंदरगाह जो समुद्र से टचा हुआ है, जबकि कोलकाता बंदरगाह है ये नदी पर है। किस पर स्थित है, ये नदी पर स्थित है। जबकि जो हल्दिया बंदरगाह है ये समुद्र के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे मान लीजिए ये समुद्र है ये पूरा का पूरा, और ये समुद्र के कहाँ पर स्थित है, मुहाने पर स्थित है। तो याद रखिए जो कोलकाता नदी बंदरगाह है ये हुगली नदी पर स्थित है, और जबकि जो हल्दिया बंदरगाह है ये समुद्र के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है, समुद्र का जो मुहाना है वहां पर स्थित है। तो जो पश्चिम बंगाल में स्थित है ये भी हुगली नदी पर स्थित है, लेकिन हुगली नदी यहाँ पर क्या कहाँ चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। तो ये समुद्र के पास स्थित है। इसको नदी या एस्चुअरी बंदरगाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नदी, या इसको एस्चुराइन बंदरगाह भी कहते हैं। कोलकाता बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह है, और जो हल्दिया बंदरगाह है ये कोलकाता बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। ये बड़े जहाज़ों के लिए इसको क्या किया गया था, विकसित किया गया। देखिए जो नदी वाला बंदरगाह है कोलकाता पोर्ट, उसमें नदी में तो आप बड़े जहाज़ों को ले जा नहीं सकते, वहाँ तो छोटे छोटे शिप जाते होंगी। लेकिन जो ये है हल्दिया बंदरगाह, ये बड़े जहाज़ों के लिए विकसित किया गया। यहाँ से पेट्रोलियम, रसायन, कोयला, उर्वरक होता है। और इसकी विशेषता यही है कि ये कोलकाता हल्दिया बंदरगाह प्रणाली का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ये कोलकाता हल्दिया बंदरगाह प्रणाली का हिस्सा है, हल्दिया बंदरगाह। तो आपको कोलकाता बंदरगाह की पता लग गया। कोलकाता बंदरगाह जो नदी पर स्थित है, जबकि जो हल्दिया बंदरगाह है वो समुद्र के पास, समुद्र के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट, अब देखिए थोड़ा सा इसमें कंपैरिजन करा बता देता हूं, आप कंफ्यूज होंगे कि कोलकाता पोर्ट क्या है, हल्दिया पोर्ट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी स्थिति की। तो कोलकाता पोर्ट है जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर है, और जो हल्दिया पोर्ट है ये भी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर ही है। तो दोनों के दोनों पोर्ट जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर ही हैं। अगर स्थापना की बात की जाए तो ये 1870 में किया गया था, और जो हल्दिया पोर्ट है ये 1977 में किया गया। अगर प्रकार की बात की जाए तो ये नदी प्रकार, इसको भी हम नदी या मुहाना बंदरगाह कह सकते हैं। जो हल्दिया पोर्ट है क्योंकि ये समुद्र के मुहाने पर स्थित है, इसकी इसलिए नदी या मुहाना बंदरगाह बोल सकते हैं, क्योंकि ये हुगली नदी का जो मुहाना होता है ना वहां पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, इसलिए इसको हम मुहाना बंदरगाह या नदी बंदरगाह भी कह सकते हैं। तो जो कोलकाता पोर्ट है ये मुख्य बंदरगाह है, जबकि जो हल्दिया पोर्ट है ये सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है। स्थान की बात की जाए तो ये केवल नदी बंदरगाह है, जो इसके नदी के लिए यूज में लिया जाता है, नदी के साथ जो आता है।
और जबकि जो हल्दिया पोर्ट है ये बड़े जहाज़ों के लिए विकसित किया गया है। किसके लिए विकसित किया गया है? बड़े जहाज़ों के लिए। अगर बात की जाए तो जो कोलकाता पोर्ट है ये नदी में स्थित है, और जबकि जो हल्दिया पोर्ट है ये समुद्र के पास स्थित है। अगर भूमिका की बात की जाए तो ये पारंपरिक और ऐतिहासिक है, जबकि ये आधुनिक और सहायक है। जो ये पारंपरिक और ऐतिहासिक है जो कोलकाता पोर्ट है, और जबकि जो हल्दिया पोर्ट है ये आधुनिक और सहायक है। नेक्स्ट, अब एक आपको थोड़ा सा आपको मैं मुंबई पोर्ट और जेएनटी पोर्ट के बारे में बता सकता हूँ। एक मुंबई पोर्ट और एक जेएनपीटी जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है उसके बारे में देख लीजिए। जो मुंबई पोर्ट है ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और जबकि जेएनपीटी पोर्ट है जिसको हम नावा शोभा भी बोलते हैं, नावा सेवा, ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। जो मुंबई पोर्ट है इसको 1873 में बनाया गया, और जबकि इसको 1989 में। जो मुंबई पोर्ट है ये प्राकृतिक पोर्ट है। कैसा पोर्ट है? प्राकृतिक पोर्ट है। और जबकि जेएनपीटी पोर्ट है जो कौन सा है? कृत्रिम पोर्ट है। कृत्रिम पोर्ट है। अगर बात की जाए मुख्य कार्य तो ये कुल व्यापार के लिए है, जिसमें तेल, बल्क और कार्गो सबके लिए यूज में होता है। जबकि जो जेएनपीटी पोर्ट है वो कंटेनर के व्यापार के लिए है। किसके लिए है? कंटेनर के व्यापार के लिए है। अगर विशेषताओं की बात की जाए तो ये सबसे पुराने प्रमुख पोर्ट के अंदर आता है मुंबई पोर्ट, और जबकि जेएनपीटी पोर्ट है ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। क्या है? ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। अगर बात की जाए स्थिति की तो ये सबसे बेस्ट है। अगर कुल कार्गो की बात की जाए जिसमें हम तेल भी ले जा रहे हैं, कार्गो भी लेके जा रहे हैं, बल्क भी ले जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये वाला है। और जबकि अगर हम कंटेनर की बात करें तो कंटेनर हैंडलिंग के लिए नंबर 1 पर कौन सा आता है? जेएनपीटी आता है। अगर उद्देश्य की बात की जाए तो ये स्वाभाविक रूप से विकसित किया गया था, और जबकि जेएनपीटी है ये मुंबई के भार को कम करने के लिए विकसित किया गया था। तो जितने भी पोर्ट अगर किसी पोर्ट के बगल में बनाए गए हैं तो वो उनके भार को कम करने के लिए ही बनाए गए हैं। और अगर कार्गो की बात की जाए तो इस पर मिश्रित कार्गो के लिए यूज में लिया जाता है मुंबई पोर्ट, और जबकि जो जेएनपीटी पोर्ट है वो केवल कंटेनर के लिए यूज के लिए होता है। किसके लिए यूज में लिया जाता है? कंटेनर। तो अभी थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं बंदरगाह के बारे में। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो इनको आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ा जो निजी बंदरगाह है वो मुद्रा बंदरगाह है जो गुजरात के अंदर स्थित है। ये सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। अगर सबसे व्यस्त की बात की जाए, जो सबसे ज्यादा व्यस्त है, अगर कुल कार्गो में भी बात की जाए तो कौन सा है? मुंबई वाला है। मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र में स्थित है, ये कुल कार्गो के लिए व्यस्त है। अगर कंटेनर के लिए सबसे बड़ा जो सबसे व्यस्त है वो जेएनपीटी है। कौन सा है? जेएनपीटी है। ये भी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। सबसे पुराना प्रमुख बंदरगाह मुंबई है जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और नवीनतम अगर प्रमुख बंदरगाह की बात की जाए तो एन्नोर तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ये कॉरपोरेट मॉडल पर है। किस पर है? कॉरपोरेट मॉडल पर है, इसको याद रखिए। सबसे गहरा की बात की जाए तो विशाखापत्तनम वाला है जो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर फैला एफटीजेड मतलब फ्री ट्रेड ट्रांसमिशन होता है, जिसमें फ्री ट्रेड होता है, तो वो कौन सा है? कांडला वाला, गुजरात वाला है। कौन सा है? कांडला के अंदर जो गुजरात वाला है वो फ्री ट्रेड के लिए लिया जाता है। वहां पर मतलब न के बराबर कस्टम ड्यूटी लगता है, या तो कस्टम ड्यूटी से वो फ्री रहता है या न के बराबर कस्टम ड्यूटी लगती है। एकमात्र नदी बंदरगाह की बात की जाए तो कोलकाता वाला है जो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। अगर कोलकाता की सहायक कंपनी की बात की जाए तो वहाँ का बंदरगाह एक हल्दिया बंदरगाह है जो पश्चिम बंगाल के अंदर ही बनाया गया है। ये क्या है? कोलकाता बंदरगाह के सहायक के रूप में बनाया गया है, और ये हल्दी नदी के मुहाने पर बना है जहां पर ये समुद्र से मिलता है। अब बात की जाए, थोड़े ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये भी आपको याद रखना है। जैसे लोएस्क निर्यात के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो गोवा का बंदरगाह है। कहाँ का? किस राज्य का है? गोवा का है, और जिसका नाम है मुरमुगाओ बंदरगाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोएस्क के लिए, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके साथ साथ न्यू मंगलोर, पारादीप और विशाखापत्तनम, यहाँ से भी लोएस्क का निर्यात होता है। आईसीटीटी मतलब ट्रांसशिपमेंट, मतलब बड़े जहाज से छोटे जहाज में ट्रांसपोर्ट किया जाता है कंटेनर को, तो वो कोचीन के अंदर, केरल के अंदर होता है। कॉर्पोरेट पोर्ट जो एनोर के अंदर है, तमिलनाडु वाला, ये कॉर्पोरेट पोर्ट है जो पहला कॉर्पोरेट पोर्ट इसको बोलते हैं। कंटेनर बना कार्गो की बात की जाए तो जेएनपीटी कंटेनर वाला है, जबकि मुंबई है वो कार्गो के लिए यूज में लिया जाता है। प्राकृतिक बंदरगाह की बात की जाए तो मुंबई, कोचीन और विशाखापट्टनम ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह की बात की जाए तो चेन्नई वाला है, पारादीप है, और उसके बाद कामराज या एन्नोर बंदरगाह, ये कौन से बंदरगाह हैं?
कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब इसको ब्रेक वाटर के लिए भी, इसको हम ब्रेक वाटर भी बोल सकते हैं। ब्रेक वाटर का मतलब इसके बीच में क्या कर दी जाती है, एक दीवार कर दी जाती है, उसको क्या बोला जाता है, ब्रेक वाटर बोला जाता है। तो ये मैंने आपको भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं, सारे बंदरगाहों के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया है, जिसके अंदर मैंने एन्नोर के बारे में बताया। जो एन्नोर और तूतीकोड़ी ये दोनों तमिलनाडु के अंदर स्थित है, दोनों ही कृत्रिम है। जो एन्नोर है वो पहला कॉरपोरेट बंदरगाह है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है। पारादीप है जो उड़ीसा के अंदर स्थित है, ये खनिज निर्यात के लिए इंपॉर्टेंट है। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह ये दोनों ही पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है, दोनों ही नदी पर स्थित है, लेकिन कोलकाता एकमात्र नदी बंदरगाह है, और जबकि जो हल्दिया बंदरगाह है जो कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। उसके बाद कांडला, जिसको नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह हो गया, ये गुजरात के अंदर स्थित है। ये ज्वारीय बंदरगाह स्थित है। ये फैला FTZ है, मतलब इस पे होगा जो कस्टम ड्यूटी है वो बहुत कम लगती है या नए के बराबर लगती है। उसके बाद मुंबई वाला महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, मुंबई पोर्ट, ये प्राकृतिक है। JNPT ये भी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ये कृत्रिम है। जो मुंबई ये सबसे पुराना प्रमुख बंदरगाह है, जबकि JNPT सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। मुर्मुआ जो गोवा के अंदर स्थित है वो लोयस के निर्यात के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यू मंगलोर कर्नाटक के अंदर स्थित है, वो कृत्रिम बंदरगाह है, इसको कर्नाटक का प्रमुख बंदरगाह भी बोलते हैं। कोचीन केरल के अंदर स्थित है, ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भी ICTT है, मतलब यहाँ पर भी क्या होता है, बड़े जहाज से कंटेनर को छोटे जहाज़ों में डालने के लिए यूज में लिया जाता है। और जो चेन्नई का जो चेन्नई पोर्ट है जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, ये कैसा है, कृत्रिम है। ये दूसरा सबसे पुराना पोर्ट है। तो जो चेन्नई पोर्ट है वो दूसरा सबसे पुराना पोर्ट है, और जबकि मुंबई है वो पुराना पोर्ट है, जबकि चेन्नई है वो सबसे पुराना पोर्ट है। तो अभी तक हमने सारे पोर्ट्स के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर SSC बैंक और रेलवे में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन सा है? मुंबई है। तो मुंबई एक प्राकृतिक गहरा बंदरगाह है जो सुरक्षित लंगर डालने की सुविधा देता है। नेक्स्ट, पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो पूर्वी तट के सबसे बड़े बंदरगाह की बात की जाए तो विशाखापट्टनम है। तो विशाखापट्टनम पूर्वी तट का सबसे बड़ा और गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट, भारत का नदी बंदरगाह कौन सा है? तो भारत के नदी बंदरगाह की बात की जाए तो जो कोलकाता बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है? नदी बंदरगाह है। जो कोलकाता है वो हुगली नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है, इसीलिए इसको नदी बंदरगाह कहते हैं। तमिलनाडु का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो तमिलनाडु का जो प्रमुख बंदरगाह है वो चेन्नई वाला है। कौन सा है? चेन्नई है। उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह है, और ये खनिज अयस्क के निर्यात के लिए इंपॉर्टेंट है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जो कांडला बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, मुंबई बंदरगाह किस सागर तट पर है? तो जो हमारा मुंबई बंदरगाह है वो कहां पर है? अरब सागर तट में। किसमें है? अरब सागर में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य के अंदर स्थित है? तो जो विशाखापट्टनम है ये सबसे गहरा बंदरगाह है, और ये आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो अगर भारत का सबसे पुराना बंदरगाह की बात की जाए तो कोलकाता बंदरगाह ऐतिहासिक रूप से सबसे पुराना बंदरगाह है। अगर ऐतिहासिक रूप से बात की जाए तो कोलकाता बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। नेक्स्ट, कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जो कोच्चि बंदरगाह है वो केरल राज्य में स्थित है। मरमगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जो मरगाम बंदरगाह है वो गोवा राज्य में स्थित है, और ये लोहे अयस्क के निर्यात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का है? तो जो चेन्नई बंदरगाह है ये किस प्रकार का है? कृत्रिम बंदरगाह है। भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो भारत के अंदर कुल 13 प्रमुख बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह ये भी तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। इसको BOC बंदरगाह भी बोलते हैं, या इसको BO चिंदबरनार बंदरगाह भी कहते हैं। तो याद रखिए, जो तूतीकोरिन बंदरगाह है इसको BOC बंदरगाह या BO चिंदबरनार बंदरगाह भी कहते हैं। पारादीप बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है?
तो जो पारादीप बंदरगाह है जो उड़ीसा के अंदर स्थित है, ये महानदी के मुहाने पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह किसके पास है? तो जो हल्दिया बंदरगाह है ये कोलकाता बंदरगाह के पास में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे गहरा बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम वाला है। ये प्राकृतिक गहराई के कारण बड़ा जहाज संभाल सकता है। नेक्स्ट, किस बंदरगाह को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? जो मुंबई बंदरगाह है इसको भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। मुद्रा बंदरगाह किस कंपनी द्वारा संचालित है? तो जो मुद्रा बंदरगाह है ये प्राइवेट बंदरगाह है। ये किस कंपनी के द्वारा संचालित है? अडानी। किसके द्वारा? अडानी कंपनी के द्वारा संचालित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य के अंदर स्थित है? तो जो न्यू मंगलोर बंदरगाह है ये कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। किस बंदरगाह को बीओसी पोर्ट कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था तूतीकोरिन बंदरगाह को बीओसी पोर्ट या बीओ चिंदबरनार बंदरगाह कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल कहाँ है? तो भारत का जो सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल की बात की जाए तो वो मुद्रा है। कौन सा है? मुद्रा है जो सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। ये एक प्राइवेट है, ये अडानी का है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो जो कांडला बंदरगाह है इसका नया नाम दीनदयाल पोर्ट है। क्या है? दीनदयाल बंदरगाह या दीनदयाल पोर्ट। भारत का सबसे छोटा प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा प्रमुख बंदरगाह है वो मरगाम बंदरगाह ही है जो गोवा के अंदर स्थित है और ये लोहे अयस्क के निर्यात के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।